स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्टूडेंट्स देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम किस तरह डिस्कस करते हैं। देखिए हमने पहले पढ़ चुका है कि हीट और टेम्परेचर में हमारे पास एक बुनियादी जो है वो रिलेशनशिप है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट दे देते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है या उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो हीट एक्चुअली हम किसको कहते थे, हम कहते हैं कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर, यानी उसकी पर पार्टिकल एनर्जी डिफरेंट है, तो वहां पर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती, यानी एक ऑब्जेक्ट से एनर्जी जो है वो शिफ्ट होती है दूसरी में, तो इसको हम कहते हैं हीट। और जो पर पार्टिकल एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, यानी उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को टेम्परेचर कहते हैं। तो अब इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि अब यहां पर जो हीट हम जिस बॉडी को देंगे उसका मैस हम पर्टिकुलर मैस लेंगे, यानी जो हमारे पास मैस है वो कितना होगा, वो होगा 1 किलोग्राम। यानी हम पर्टिकुलरली 1 ही किलोग्राम, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस हम लेंगे 1 किलोग्राम। तो इसको हम कहेंगे फिर स्पेसिफिक हीट, और इसको डिफाइन करते हैं कि किस तरह होता है। कैपेसिटी का मतलब है कैपेबिलिटी, कि कोई ऑब्जेक्ट जो है फॉर एग्जांपल उसको अब हीट दे देते हैं, तो उसको किसी प्रोसेस के लिए, किसी फिनोमिनन के लिए कितने हीट की जरूरत है, उसको हम कैपेसिटी कहते हैं। तो अब अगर इन तीनों टर्म्स को हम मिलाएं और इसका डिफिनीशन बनाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट, उसका टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, इसका मतलब केल्विन भी हो सकता है। यानी अगर 10 केल्विन है या 10 डिग्री सेंटीग्रेड है फॉर एग्जांपल, आप उसको 11 करना चाहते हैं, तो लाजमी बात है इसको आप हीट देंगे। तो जितना हीट आप इसको देंगे उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एब्जॉर्ब्ड हीट है। यानी 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जितना हीट उसकी जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर आप देखें डायग्राम 1 से पहले इसको हम थ्योरी इसकी पढ़ती है कि किस तरह होता है, और फिर उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ले आते हैं। तो अगर आप देखिए हमने दो चीजें दिखाई है। जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास एक सॉलिड है, इसको हम कोई भी सॉलिड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेट सिल्वर कंसीडर कर लेता हूं। दूसरा जो ऑब्जेक्ट हमारे पास वो लिक्विड है, इसको मैं वाटर ले लेता हूं। वाटर एक लिक्विड है हमारे पास ये। तो देखिए इनके मॉलिक्यूल्स हमने शो किए हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो एक दूसरे से करीब है बहुत, उनके दरमियान बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जस्ट वाइब्रेशन करते हैं अपनी जगह पर, यानी फिक्स होते हैं, अपनी जगह शिफ्ट नहीं करते, जस्ट वाइब्रेशन करते हैं। तो अगर आप इसको कोई हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अगर मैं इसको किसी भी सोर्स से हीट दे दूं, देखिए हीट एनर्जी, तो हीट क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, यानी इनके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी तो इन मॉलिक्यूल्स की, हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अब अगर चूंकि यहां पर सिर्फ वाइब्रेशन हो रहा है, तो मतलब ये है कि जो एनर्जी आप इसको देंगे वो जस्ट वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में ही यूज होगी। तो यानी जब वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके मुकाबले में अगर आप लिक्विड का देखें, जो कि वाटर हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, अगर इसका एक मॉलिक्यूल आप कंसीडर कर लें, तो देखें ये वाइब्रेटरी मोशन भी करता है, चूंकि मॉलिक्यूल्स में जो एटम होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। ये रोटेटरी मोशन भी करते हैं, क्योंकि अपनी जगह पर रोटेट करते हैं, यानी ये इसकी एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि जिस मोड में वो वाइब्रेशन कर सकता है उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। यानी इसमें वाइब्रेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है, इस तरह का मोशन भी कर सकता है, रोटेटरी भी है, और ये अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी हो सकते हैं। यानी ये मॉलिक्यूल है, ये नीचे भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यानी ये ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकता है, ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है इसमें। तो अगर हम इस तरह के ऑब्जेक्ट को फिर हीट देंगे, हीट इसको प्रोवाइड कर ले, तो देखिए जो हीट आप इसको प्रोवाइड करते हैं वो फिर यूज होगा वाइब्रेटरी काइनेटिक एनर्जी में, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी में और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी में। यानी यहां पर जो हीट आप उसको देंगे वो 3 मोड्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जब 3 मोड्स में डिवाइड हो जाएगा तो हर एक मोड को जो है
सॉलिड के मुकाबले में कम एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वहां पर सिर्फ वाइब्रेशन है तो टोटल एनर्जी वाइब्रेशन में चली जाती है। यहाँ पर तीन टाइप से मोशन के, तो तीनों में वो एनर्जी डिवाइड होती है, तो हर एक मोशन में जो है कम एनर्जी जो है उसको मिलती है। तो अगर हम देखें सिल्वर जो है उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है, क्योंकि उसमें जो है सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन है, और अगर आप इसका देखें वाटर को आप हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत स्लोली बढ़ता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ एनर्जी वाइब्रेटरी में चली जाती है, ट्रांसलेटरी में, जो कि टेम्परेचर को बढ़ाती है, और कुछ एनर्जी जो है वो रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाती है, रोटेटरी मोड में, जो कि टेम्परेचर में काउंट नहीं होती, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती। तो इसीलिए इनकी कुछ एनर्जी जो है वो तो सेव हो जाती है, लेकिन वो टेम्परेचर को चेंज नहीं करती। तो इसी तरह अगर हम और ऑब्जेक्ट्स को भी कंपेयर कर लें, तो स्पेसिफिक हीट जो है एक्चुअली वो ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट जो है वो डिफरेंट होता है। यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनका जो टेम्परेचर राइज है, यानी जो रेट है जिससे वो टेम्परेचर उसका चेंज होता है, वो डिफरेंट होता है। तो अगर हम एक और यहाँ पर चीज कंसिडर कर ले कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसमें एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल सिल्वर कंसिडर कर लें, इसको आप हीट दे देते हैं सपोज 10 जॉल, तो देखें ये टोटल जो हीट है, टोटल एनर्जी इस मॉलिक्यूल को पहुंच जाएगी। अब अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसकी आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं और उसको आप हीट दे दें 10 जॉल, तो फिर क्या होता है, ये 5 जॉल इस एक मॉलिक्यूल को चला जाएगा, 5 जॉल दूसरे मॉलिक्यूल को, तो हम कहते हैं कि हर एक को कितना मिल जाएगा, 5 जॉल। तो चूंकि पर पार्टिकल एनर्जी को हम टेम्परेचर कहते हैं, तो देखिए इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा क्योंकि उसमें कम मॉलिक्यूल्स हैं, एक है, इसका टेम्परेचर स्लोली बढ़ेगा क्योंकि उसमें जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो डिवाइड होती है मॉलिक्यूल्स में। तो इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा मेस होगा, यानी जितना ज्यादा मेस होगा उतना ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो इन स्टेटमेंट्स को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लेके तो हम यूं लिख सकते हैं कि जो आप हीट प्रोवाइड करते हैं, चेंज इन हीट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितना मैस उसका ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगा, जितना मैस कम होगा तो उतना कम हीट जो है उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह अगर हम देखें कि टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा एनर्जी उसको मिल रही है, कम बढ़ता है तो इसको कम एनर्जी मिल रही है, यानी जो चेंज इन हीट है वो चेंज इन टेम्परेचर के लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हम यूं लिख सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन हीट। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम मिलाएं, इनको कंबाइन कर ले, तो हमारे पास क्या बनता है, देखिए चेंज इन हीट इज प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा t। अब ये साइन जो हमारे पास है वो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसको जब हम हटाते हैं तो हम कई बार पढ़ चुके हैं कि इसको रिमूव करने से हमारे पास क्या आता है, एक इक्वेलिटी का साइन आता है और दूसरा हमारे पास आता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज होता है उसको हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो वैल्यूज हैं m डेल्टा t वो उसी तरह आएंगी। तो अगर आप देखें इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया हमने, ये एक इक्वेशन बन गया जिसमें डेल क्यू जो है वो एब्जॉर्ब्ड हीट है, यानी जो हीट आप उसको प्रोवाइड करते हैं या जो हीट आप उससे निकाल लेते हैं, हीट प्रोवाइडेड। m इसमें मैस है हमारे पास ऑब्जेक्ट का, डेल्टा टी उसका चेंज इन टेम्परेचर है, और जो c हमारे पास आ गई उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। चूंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी की जगह आ गई तो प्रोपोर्शनैलिटी की जगह जो भी कांस्टेंट आता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और हर एक कांस्टेंट का फिर अपना पर्टिकुलर नेम होता है, तो पर्टिकुलरली हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिस तरह के पहले हमने डिफाइन भी किया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको हम यहाँ पर इस मैथमेटिकल फार्मूले से डिफाइन करना चाहे तो यू बन जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी इक्वेशन को हम उठाते हैं यहाँ पर, C डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। यानी मैं अगर C की वैल्यू निकालना चाहूं तो देखिए m डेल्टा t पर डिवाइड करूंगा बोथ साइड्स, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा t इंटू एम। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय m डेल्टा t। यानी जो डेल्टा क्यू है वो एक्चुअली एनर्जी है इन जॉल्स, जो m है वो किलोग्राम्स में है, मैस है,
और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हम केल्विन में लेते हैं। यानी इसकी हमारे पास डिफिनीशन ये बन जाएगी कि अमाउंट ऑफ जॉल्स रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम बाय 1 केल्विन। 1 केल्विन डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की यूनिट मास की बढ़ाने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।